आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा और साख के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का कार्य करती है। मुद्रा के माध्यम से हम जो वस्तु चाहें क्रय कर सकते हैं। मुद्रा के रूप में प्राचीन काल से ही विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता रहा है। साथ में प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान किए जाते थे। इस प्रक्रिया में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। दोहरा संयोग का तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच बिना मुद्रा के उपयोग के एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होना और एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन प्रचलित था। और ऐसी स्थिति में दोहरे संयोग के न होने पर वस्तुओं के विनिमय में समस्या जाती थी। दोहरे संयोग का तात्पर्य है कि जैसे एक व्यक्ति के पास गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है, अतः उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी जो चावल रखता हो और चावल के बदले में गेहूं की आवश्यकता भी रखता हो। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए विनिमय के लिए तैयार होते थे। इसको ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के विनिमय में समस्याएं जाती थी और ऐसी स्थिति में विभिन्न वस्तुओं को विनिमय का आधार बनाया गया था। जैसे पूर्व समय में कुछ वस्तुएं और पशुओं को विनिमय का माध्यम बनाया जाता था। कुछ समय पश्चात सोना और चांदी और उसके बाद तांबे की मुद्राओं का उपयोग विनिमय के रूप में किया जाता रहा। वर्तमान समय में मुद्रा के रूप में करेंसी, नोट और सिक्कों का उपयोग किया जाता है। इस तरह मुद्रा का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग विनिमय के रूप में किया जाता है। मुद्रा की महत्ता क्यों है? मुद्रा की महत्ता इसलिए है, करेंसी की महत्ता इसलिए है क्योंकि करेंसी को सरकार द्वारा अधिमानित किया जाता है और कानूनी रूप से विनिमय के लिए करेंसी को स्वीकार करने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। इसलिए सरकार द्वारा अधिमानित होने की वजह से मुद्रा का महत्व बढ़ जाता है। मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है भारत में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इस तरह से भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, आरबीआई को है। आरबीआई विभिन्न बैंकों पर नियंत्रण एवं समन्वय का भी कार्य करता है। मार्गदर्शन देने का काम जो व्यापारिक बैंक हैं, विभिन्न बैंक हैं, अनुसूचित बैंक है, उन बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराता है और बैंकों को उनकी जमा पूंजी का एक निश्चित भाग अपने पास जमा करवाता है। इसके साथ ही आरबीआई
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, छोटे व्यापारियों को साख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अनुसूचित बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को जारी करता है। बैंक जो होते हैं वह जमा स्वीकार करते हैं और जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखते हैं और वर्तमान में बैंक अपनी जमा पूंजी का 15% भाग अपने पास रखते हैं और शेष धनराशि ऋण के रूप में वह ऋण के रूप में बांट देते हैं। और इस तरह से जमाकर्ताओं को जो ब्याज बैंक द्वारा दिया जाता है उससे अधिक ब्याज बैंक द्वारा ऋणदाताओं से वसूला जाता है। इस तरह जमाकर्ताओं को प्राप्त ब्याज और बैंक से उधार लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा देय ब्याज में अंतर की राशि जो होती है वह बैंकों की आय का स्रोत होती है। बैंक जब ऋण देता है तो उधार प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कुछ वस्तुएं या गारंटी के रूप में कुछ दस्तावेज अपने पास रखता है जिसको ऋणाधार कहा जाता है। ऋणाधार वह वस्तु या दस्तावेज होता है जो ऋण प्राप्त करता व्यक्ति बैंक के पास गारंटी के रूप में जमा करता है। यदि ऋणी व्यक्ति ऋण चुकाने में असफल रहता है तो ऋणाधार को बेचकर ऋण की राशि या पूंजी वसूल करने का अधिकार बैंक को होता है। ऋण की आवश्यकता विभिन्न कार्यों के लिए किसानों को, छोटे व्यापारियों को होती है। किसान ऋण खाद, बीज और कृषि संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक से लेते हैं। कई बार किसान फसल के ठीक उत्पादित न होने की वजह से, अच्छी फसल न होने की वजह से ऋण वापस नहीं कर पाते और इस तरह से किसान ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऋण जाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऋणी व्यक्ति, उधार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऋण वापस नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में उसे ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। और ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति ऋण लेने के बाद जहां उत्पादक कार्यों में लगाकर अच्छी होनी चाहिए थी, वहीं ऋणी व्यक्ति की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, बदतर हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही ऋण जाल के नाम से जाना जाता है। ऋण प्राप्त करने के जो क्षेत्र हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। ऋण प्राप्त के जो औपचारिक क्षेत्र हैं वह बैंक, सहकारी समितियां, स्वसहायता समूह माने जाते हैं। ऋण प्राप्त के जो औपचारिक
क्षेत्रक हैं उनमें ऋण की ब्याज दर कम होती है और ऋण के जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं जिसमें साहूकार, रिश्तेदार, इस तरह के व्यापारी, इस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनमें ब्याज की दर अधिक होती है। ऐसी समस्याओं के कारण ही स्व सहायता समूहों का प्रचलन हुआ। स्व सहायता समूह में 15 से 20 गरीब महिलाएं एक समूह बनाती हैं और अपनी बचत का एक हिस्सा समूह में जमा करती हैं। समूह में जमा राशि अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने के काम में आती है और जब स्व सहायता समूह बड़ा हो जाता है, उसकी साख अच्छी बन जाती है, तो स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण भी ले लेता है। स्व सहायता समूह को बैंक आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं और ऋणाधार की भी आवश्यकता नहीं होती। ये देखा गया है कि भारत में जो किसान हैं और गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वह ऋण प्राप्त के अनौपचारिक साधनों से अर्थात साहूकारों से, व्यापारियों से ज़्यादा ऋण ले लेते हैं और अधिकतर लोग अनौपचारिक साधन के माध्यम से ही ऋण प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अनौपचारिक जो माध्यम है ऋण के, उनके द्वारा किसी प्रकार ऋणाधार की मांग नहीं की जाती है और आसानी से उन्हें ऋण उपलब्ध हो जाता है। जबकि ऋण प्राप्त के जो औपचारिक साधन हैं उनमें ऋण लेने के लिए औपचारिकता की आवश्यकता होती है और ऋणाधार की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वह ऋणाधार न होने की स्थिति में और औपचारिकताओं से बचने के लिए साहूकारों से ज़्यादा उधार लेते हैं और ऐसी स्थिति में उनका शोषण ज़्यादा होता है। एक शब्द है विमुद्रीकरण। जब बाजार में, समाज में काले धन की समस्या बढ़ जाती है, अवैध धन की समस्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एक निश्चित करेंसी नोट को अवैध घोषित कर देती है, उसका प्रचलन बंद कर देती है। जैसे भारत में नवंबर 2016 में 500 के नोट और 1000 के नोट सरकार द्वारा बंद कर दिए गए और जिनके पास 5000, 500 और 1000 के नोट थे, उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर बैंकों में जमा करने और बैंक से दूसरी मुद्रा लेने का निर्देश जारी किया गया। तो विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा करेंसी नोट के निश्चित नोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है ऐसा कहें ज़्यादा अच्छा होगा। तो सरकार द्वारा किसी निश्चित नोट को बंद कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। बैंक
अपनी पास जमा पूंजी का 15% भाग अपने पास नगद रखता है और अपनी जमा की एक बहुत बड़ी राशि ऋण के रूप में दे देता है और ऋण के रूप में दिए गए धन से जो ब्याज प्राप्त होता है और बैंक में जमा करता जो जमा राशि करते हैं उसके बदले में बैंक जो जमाकर्ताओं को ब्याज देता है, दोनों की अंतर की राशि जो होती है, यही अंतर की राशि बैंक की आय का साधन होता है। स्व सहायता समूह 15 से 20 महिलाएं मिलकर के स्व सहायता समूह का गठन करती हैं। स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। साथ ही स्व सहायता समूह बैंकों से बिना ऋण आधार के ऋण प्राप्त करता है और अपने सदस्यों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है किसानों को खाद, बीज, कृषि छोटे उपकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा छोटे छोटे साधन जैसे सिलाई मशीन खरीदना आदि की ज़रूरतों को स्व सहायता समूह पूरा करता है। तो इस तरह से साख और मुद्रा के संबंध में जानकारी दी गई। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।